बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। आज कौमी असम्बली में अहम तरीन बिल्स मंजूर हुए हैं और हुकूमत की जानिब से इन बिलों के मंजूर होने के बाद अपोजिशन का शुक्रिया तो अदा किया गया, लेकिन साथ साथ कुछ हुकूमती अरकान का, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी कहना है कि अगर बिल इस तरीके से मंजूर नहीं होते तो फिर ज्वाइंट सेशन के ज़रिए मंजूर करवा लिए जाते। ये तो पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन की तो खींचातानी है वो चल ही रही है, लेकिन मैं आज आपको प्रोग्राम के इब्तदाइया में ये ज़रूर बताता चलूँ कि 1 साल मुकम्मल होने को आया है कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के। 1 साल जो आर्टिकल 370 और 35A कश्मीर ने 5 अगस्त को लगाया था, उसको तकरीबन 1 साल यानी कि एक हफ्ते के बाद 1 साल मुकम्मल हो जाएगा आर्टिकल 370 और 35A को लगाए हुए, जिसमें कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने का कहा गया था। और वहाँ पर जब ये जो ये कानून था ये लागू किया गया था भारतीय हुकूमत की जानिब से, उसके बाद में कश्मीर में शदीद एहतजाज देखने को आया और ये एहतजाज सख्त तरीन लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद भी कश्मीरियों ने किया था। कई महीनों तक नमाज जुमा की पाबंदी कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से लगाई गई। 6 लाख भारतीय अफवाज कश्मीरियों पर मुसल्लत की गई है और जुल्म और जबर के पहाड़ कश्मीरियों पर वो तो गुज़िश्ता 70 साल से ही तोड़े जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से कानून वहां पर इतना सख्त किया हुआ है, कर्फ्यू लगाकर, लॉकडाउन लगाकर रास्तों को मुकम्मल बंद किया हुआ है। ये लॉकडाउन और ये कर्फ्यू जिस कोरोना के बायस पूरी दुनिया एक लॉकडाउन को देख रही है, उस तरह का लॉकडाउन नहीं है, बल्कि वहां पर घरों से बीमारों को भी अस्पताल तक ले जाने की इजाजत भारतीय फौज की जानिब से नहीं दी जाती। कश्मीरी माओ बहनों बेटियों की अस्मत दरी की जा रही है और इस जुल्म में मजीद इजाफा किया जा रहा है। आलमी ऐवानों में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस मामले को बहुत ज़्यादा उठाया गया और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खिताब के दौरान दो आलमी ताकतों को इस बारे में बावर कराया था कि कश्मीर का मामला है, इसको सीरियस लिया जाए। अगर ये मामला सीरियस नहीं है तो 6 लाख अफवाज सिर्फ कश्मीर के अंदर भारत की आखिर कर क्या रही है। और अब 1 साल के बाद भारत की जानिब से इस मामले में कोई नरमी अब तक नहीं बरती गई है। 1 साल के बाद हमारा रवैया, हमारा जो सियासी रवैया है, वो आज कौमी असम्बली में क्या रहा। एक दूसरे के खिलाफ खींचातानी हो रही है। अब भी हुकूमत अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बयान देती नजर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम कश्मीर जैसे अहम मामले पर, जब 1 साल के बाद इस मामले पर डिबेट होनी चाहिए थी, आज हमने एक अहम बिल तो मंजूर करवाए, लेकिन एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार भी कर दी है। वजीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज ये भी कहा गया कि अगर ये बिल असम्बली के सेशन में मंजूर ना होता तो फिर हम ज्वाइंट सेशन के जरिए इसको मंजूर करवा लेते। अहम बिल था, अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर तो हुकूमत का साथ दिया, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन का मौक़िफ़ आज भी कुछ और ही रहा। हुकूमत गिराने की बातें होती रही, इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इस तरह के बयान आज भी देखने में आए, जिसके बाद JUIF जो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और कॉन्फ्रेंस को लेकर अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए, हुकूमत को गिराने के लिए, उसके अहम रहनुमा असद महमूद साहब ने आज ये तक बयान दे दिया कि अब रहबर कमेटी का क्या बनेगा और वो ये सोच रहे हैं कि अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है, क्या होगा। प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम असगर कायरा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, अहम बिल मंजूर करवा लिए हुकूमत ने, क्या अब FATF की लटकती तलवार टल जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बिल है इनका डायरेक्टली तल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से, पाकिस्तान की कौमी सलामती से है। और उसमें हम जो कोशिश कर रहे हैं, जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं, क्योंकि 70 साल यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं थी, आपको पता है कि ये सैंक्शंस लगी थी हमारी हुकूमत से आने से पहले, और उसमें आमरीत थी या ये दोनों पार्टियां थी। अब जाहिर है कि जो इशू है इसमें सबसे बड़ा ये है कि जिस बुनियाद पे ये सैंक्शंस लगी और हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया, वो है जो मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में मामला हुए। इसके अलावा दूसरे इश्यूज भी हैं
अब हमने इनसे ये रिक्वेस्ट, और ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है कि आप अपने लॉज इतने सख्त से सख्त करें ताकि कोई आदमी इसमें अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है या इस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। मेरा ख्याल कहता है कि हमें, जाहिर हम सियासी पार्टियां हैं, अपना अपना मंशूर है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमें नेशनल इश्यूज के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कौमी सलामती के ऊपर भी अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे, वहां भी हम स्कोर बराबर करने की कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी, तो मेरा ख्याल में ये जो रुझान है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पार्लियामेंट के अंदर तो पॉइंट स्कोरिंग होती नजर नहीं आई बस, पार्लियामेंट के अंदर तो अपोजिशन ने भरपूर साथ दिया हुकूमत का। नहीं मेरे भाई, अब जरा सोचिएगा, अब इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि हमने कमेटी बनाई, कमेटी के सामने ये तमाम इश्यूज रखे गए जी। इन्होंने कहा जी कि हम आपके इस इशू पे, तो हमारा इशू नहीं है, जो आप कहेंगे हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप हमें जो एहतसाब वाला इशू है उसके ऊपर आप हमें एनआरओ देंगे। अच्छा, आप उसके ऊपर हमें जो हम चाहें वो हमारी अच्छा सर, इसको क्लियर करें, एनआरओ का ही अल्फाज इस्तेमाल किए गए? एनआरओ से क्या मतलब है वो बता। रिलीफ मांग रहे थे। अच्छा, रिलीफ का कहा। अच्छा सवाल किया। एनआरओ क्या है? एनआरओ वो होता है कि जब आप किसी को सेव करते हैं, किसी को बचाते हैं और उस बंदे के मकसद को सर्व करते हैं। अब अपोजिशन ये कहने लगी, हालांकि हमने ये कमेटी जो बनाई है इसके ऊपर नैब के इश्यूज के ऊपर, कायरा सबको पता है, पार्लियामान में कमेटी बनी है जी, जिसमें तमाम पार्लियामानी पार्टियों के लीडर्स मौजूद हैं कि आए। हालांकि इसमें ये कानून ना हमने बनाया, ना हमने चेयरमैन नैब लगाया, इसके बावजूद इन्होंने कहा। बस साहब, आपका पॉइंट सामने आ गया कि एनआरओ का मतलब क्या, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया बस साहब। ठीक है बस साहब, आपका पॉइंट बड़ा अच्छे तरीके से मैं समझ गया। मेरा एक सवाल आप ले लीजिए प्लीज, ये मैं आपसे जी ठीक है बस साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? मैं आपको कहेंगे, मैं बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर में बता भी दूंगा। अच्छा, उसमें हमने साथ डायलॉग किया कि आए बैठते, और आपको याद होगा कि नैब ने बिजनेसमैनों को भी पकड़ना शुरू कर दिया। इतना उन्होंने ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल समझ आ रहा है कि हुकूमत किन इश्यूज पर तरमीम चाहती है और अपोजिशन किन इश्यूज पर, और आपने एनआरओ का बड़ा अच्छा मतलब समझाया। तो इस हवाले से अगर बिलावल भुट्टो साहब का ये मौक़िफ़ देखें कि चीनी के मामले में जहांगीर तरीन साहब को बाहर भेजा गया, एक रिलीफ दिया गया तो उन्हें एनआरओ दिया गया। आटे के मामले पर जो अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है, वहां पर रिलीफ मिला ज़ख़ीरा अंदोज़ों को। पेशावर बीआरटी पर हुकूमत ने स्टे लिया है, तो फिर इसे रिलीफ लिया जाए या एनआरओ कहा जाए तो दुरुस्त होगा। तो बिलावल साहब कह रहे हैं उस हवाले से, और जो आपने मतलब समझाया, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। बस साहब बिल्कुल ये सवाल मैंने आपकी तरफ छोड़ा है। जी अच्छा, अब इनकी मेन डिमांड उसमें जरा देख लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि एनओ बीआरटी वाले बचे। नहीं बस साहब, ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ ना आपकी तरफ। मैं थोड़ा सा, अली गौहर बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। कायरा साहब आप बताएं, जिस तरह बसरा साहब कह रहे थे कि एनआरओ आप लोग अपने इश्यूज को लेकर मांग रहे हैं, जो हमने तजावीज सामने रखी उस पर आपने कहा कि ये तो मसला ही नहीं है, ये तो इशू ही नहीं है। पहली बात यह है कि जी आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि कोई मसला नहीं है। जब हमने ये जो FTSA का आया केस, इसमें तो हमने कहा ये हमारे मुल्क का मसला है, तो हमने साथ देना ही देना है, और हमने सारी जमातों ने दिया है। देखें, आज अपोजिशन जो अपोजिशन है वो समझते थे हर मौक़िफ़ हमारा ये होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को गिराना चाहिए, लेकिन हमने वो मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया। हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमने उनका साथ दिया है। जो बात बसरा साहब बार बार कह रहे हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, वो हम नहीं करना चाहते। जिस तरह आपने खुद ही वजाहत कर दी कि एनआरओ तो आपने खुद बहुत बिलावल के बकौल आपने तो दिए हुए हैं। बीआरटी का केस क्यों नहीं ला रहे? क्यों उसके ऊपर स्टे चल रहा है? फॉरेन फंडिंग केस पर क्यों स्टे चल रहा है? आपके चीनी आटा स्कैंडल सब पर क्यों चल रहा है? रज़ाक दाऊद के डिस्काउंट के ऊपर क्यों आप इंक्वायरी नहीं कर रहे? अगर आपने जो एडवाइजर लगाए हुए थे उनको अगर हटा दिया, तो क्या आपने उनके खिलाफ उनकी करप्शन के जो इल्जामात है उनका ECL में नाम डाला है? क्या आपने उनकी इंक्वायरी शुरू की है? आपने इंक्वायरी का ऑर्डर किया? नहीं। दूसरा, आप कहते हैं, आपने शुरू में कश्मीर की बात की। देखिए, इनका संजीदा रवैया ये है कि आज अगर अपोजिशन ने
अच्छे काम और मुल्क के लिए इनका साथ देने की कोशिश की है, फिर भी इन्होंने अपोजिशन के ऊपर तनकीद करने की अपनी आदत, जो बचकाना इनकी आदत है, सियासी नाबालगों वाली। सर अभी तो 1 साल मुकम्मल होने को आया, ईद के फौरन बाद 1 साल हो जाएगा गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत को, और अपोजिशन एक बार फिर से एपीसी करने जा रही है। जबकि कश्मीरी रहनुमाओं से पूछे तो वो ये कहते हैं कि जब मोमेंटम एक बन रहा था, हुकूमत बना रही थी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में बैठ गए थे। कश्मीरी रहनुमाओं का मौके सामने गुज़िश्ता में प्रोग्राम किया था। मेरे भाई आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको मैं बेहतर बता सकूंगा। जी बिल्कुल बताएं। बात सुने, उस वक्त भी अपोजिशन की जमातों ने खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम इमरान साहब आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, गवर्नमेंट का साथ देंगे कश्मीर के इशू पर। क्या इमरान खान ने सियासी जमातों को बुलाया? लेकिन कश्मीरी रहनुमाओं का इस पर मौक़िफ़ बिल्कुल उलट है। वो ये कहते हैं जब एक मोमेंटम बन रहा था तो उस वक्त एक धरना दे दिया गया। और मेरे भाई बात सुने, इमरान खान साहब ने जब ये 1 साल पहले जब जाके मुजफ्फराबाद में जलसा किया, सर अमेरिकन कमीशन आया, उसने इंडिया को विजिट किया, कश्मीर का विजिट किया, उसने रिपोर्ट पेश की, यूरोपीय पार्लियामेंट का रुकन आया, उसने एक रिपोर्ट पेश। मैं बता रहा हूँ सर किस तरह मोमेंटम बन रहा था। रिपोर्टें तो हर जो हमारा ऑफिस है वो हर जगह पर रिपोर्ट सबमिट करता है, हर जगह पर आवाज उठाता है, वो किसी भी गवर्नमेंट का हो। नहीं सर, लेकिन यूरोपीय ममालिक इस पर आवाज नहीं उठा रहे थे इतना ज्यादा, जब जो उन्होंने उठानी शुरू कर दी 5 अगस्त के बाद में। खैर आपको पॉइंट, चले एक मुझे निशानदेही कर दें कि सर अमेरिकन मजहबी आज़ादी कमीशन का ग्रुप आया, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप आया, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके अलावा जो सहाफ़ी इस मामले पर, यूरोपियन पार्लियामेंट, मेरी बात सुने, हमारे अजीज है यूरोपियन पार्लियामेंट में, हमारे अजीज है यूरोपियन पार्लियामेंट में जिन्होंने ये तहरीक पेश की, उनका हमारे इलाके से तल्लुक है। आज तक जो लोग 2 मुंतखब हुए हैं, दोनों का हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से तल्लुक है और तहसील खारियां से तल्लुक है। ठीक है जी। अच्छा, मैं कायरा साहब, आप तो ये कह ही नहीं रहा कि उनका आपसे ताल्लुक है या नहीं है। मेरा मौक़िफ़ अब ये है कि ईद के बाद एक बार फिर से एपीसी होने जा रही है। आपने कश्मीर का जिक्र किया, मैंने इंट्रो में कहा था उसी कश्मीर के मामले पर जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा जरा उस पर तो कर लेते धरना या एहतजाज, फिर उसके बाद में हुकूमत के खिलाफ भी आ जाते। अब थोड़ा सा अली गौर बलोच साहब इसका भी स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने उठाना था। अगर 1 साल में गवर्नमेंट से मिलेंगे, बिल्कुल। अब मैं लेता हूं बसरा साहब से भी, आपने अब पॉइंट ठीक उठाया, बसरा साहब से इसका जवाब लेंगे। अली गौर बलोच साहब, FATF के लिए कानून साजी अब मुल्क के लिए फायदेमंद होगी? अहम तरीन बिल था, अपोजिशन ने असेंबली के अंदर तो बड़ा अच्छा रवैया रखा, बाहर आकर वो एक अलग बात है कि वापस वही टोन हो गई। देखें, गुजारिश ये है कि अगर मैं दोनों अपने भाइयों की बात सुन रहा था और मैं तवक्को करता हूँ कि मेरी बात भी ये गौर से सुनेंगे। जी बिल्कुल। गुजारिश ये है कि मैं असेंबली में मौजूद था, मेंबर नेशनल असेंबली हूँ। जी बिल्कुल। और इस सारे सिलसिले में आज जो मतलब है कि अपोजिशन की मीडिया टॉक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें भी मौजूद था, जिधर शीरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही थी। JUI की तरफ से भी नुमाइंदा खातून थी हमारी एक MNA, और उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, हमारे वो ख्वाजा साद रफीक साहब भी थे, मरियम औरंगजेब थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इसीलिए हम उस वजाहत के लिए गए। पहले दिन जब ये लेजिस्लेशन लेकर आए तो उस दिन भी लेजिस्लेशन पर डिस्प्यूट नहीं हुआ। एक चीज तो मुसलमान हकीकत है कि जहां पर पाकिस्तान की सलामती का तकाजा हो, पाकिस्तान की सलामती का मसला हो, चाहे ये कंटेनर के मोड़ पे खड़े हैं, चाहे इन्होंने खुद अपने आप को एक NRO दिया हुआ है, इसके बावजूद हम कौमी सलामती के इशूज पर इनके साथ तावन करने के लिए तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी बैनुल अक़वामी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसी कानून साजी की जाए जिससे पाकिस्तान जो है वो इन मसाइल से बाहर निकल सके। बिल्कुल ठीक है। अब गुजारिश ये है कि जब इनको ऑफर की गई तो इनका एटीट्यूड इतना गलत था कि ये इनके वजीर खारजा, जो कि एक दिन पहले स्पीकर ने उनको बोलने का मौका दिया और उन्होंने कीचड़ उछाला पीपल्स पार्टी पर, नून लीग पर और JUI पर। जब पीपल्स पार्टी के किसी बंदे की बारी आती है बोलने की, या नून लीग की आती है, JUI की आती है, तो वो इजलास खत्म कर देते हैं और दूसरी तरफ से एक वजीर साहब खड़े हो जाते हैं,
वो हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं और हमारी क़यादत को, और उसके बाद इजलास खत्म कर दिया जाता है। बात ये थी कि जब इन्होंने बुलाया, एक मुश्तरका ऑपोजिशन में से कमेटी बनी, नैब के ऊपर हमने इन्हें नहीं कहा, नैब के ऊपर आपको याद होगा कि जो जज साहब ने चंद दिन पहले रिमार्क्स दिए हैं वो पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं कि नैब क्या कर रहा है, नैब के क्या करतूत है, नैब किस तरह से न्याजी साहब को NRO दे रहा है, नैब जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है। अभी तो इनकी इधर ये बातें चल रही थी और उधर से पता चला कि फिर 3-4 रेफरेंस जो हैं वो मियां फैमिली के ऊपर जो है वो दायर कर दिए गए, या उसका उन्होंने जो है वो चेयरमैन नैब ने अनाउंस किया, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की वजाहत की गई कि नैब के इशू पर बातचीत हुकूमत ने शुरू की। जब हुकूमत, चूंकि इनको अंदाजा है कि इनके लोगों ने बहुत लूट मार की है और अब ये आने वाले टाइम में रिलीफ चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें मेरी गुजारिश सुन लेना, ये अपनी वो मतलब चाहते हैं कि उस रिलीफ के लिए ये कुछ अपनी, जब हमसे तजावीज मांगी तो हमने तजावीज इन्हें दी, जब इनको तजावीज दी, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो मतलब है कि जो वो लॉ जो था, जो लेजिस्लेशन होनी थी, उसमें इन लोगों ने नैब से हट के एक शिक ऐसी डाल दी जो कि बुनियादी हकूक से मुसादम थी और वो सेकंड नैब के टूल के तौर पर ये इस्तेमाल करना चाहते थे। अच्छा। जिस पर मुश्तरका ऑपोजिशन में 90 दिन का वो भी रिमांड था, और वो शक की बिना पर जिसको मर्जी, चाहे वो जवाब साहब आपके ऊपर आपको उठा लिया जाए, चाहे बसरा साहब को उठा लिया जाए, चाहे वो कायरा साहब को उठा लिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं था। उस एक शिक का हमने कहा कि भाई बैनुल अक़वामी जो हम पर प्रेशर है उनमें तो इन बातों का जिक्र ही नहीं है। जब मुश्तरका ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया और मुख्तसर ये कि हुकूमत अपने लिए कुछ तरमीम चाह रही थी और ऑपोजिशन के लिए अभी भी उस हवाले से नैब के कवानीन उसमें कोई तब्दीली नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं साहब? अभी तक कोई नहीं। और मैं एक बात बताऊं, और अगर हुकूमत कहे कि नैब के ऊपर बात करे तो हम इनसे ये कि 2 साल से ये प्रोपेगेंडा करते थे कि ऑपोजिशन हमसे बैठ के बात नहीं करती, हम तो बात करने के लिए तैयार है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, देखें 2 अलग अलग चीजें, FATF का पहले जिक्र कर लें तो उसमें तो हमारी पूरी ऑपोजिशन का ये मौकफ था, आज आपने सेनेट में भी देख लिया, कौमी असेंबली में भी देख लिया, हमने उस पे अपोज नहीं किया। जो एक शेख ये सेकंड नैब के तौर पे लाना चाहते थे, वो हमारे प्रोटेस्ट करने पर, एहतजाज करने पर इनको ये मजबूरन वापस लेना पड़ा। ठीक है, आपका पॉइंट आया, लेकिन अब बात ये है, सवाल ये है, मुझे ब्रेक पर जाना है कि ऑपोजिशन ने अंदर तो पार्लियामेंट के अंदर तो हुकूमत का साथ दे दिया, जो अहम तरीन बिल्स है वो पास हो गए नैब के अलावा, लेकिन अब जो मौलाना असद महमूद साहब का बयान सामने आ गया, ब्रेक के बाद मैं इसका मौक़िफ़ लूँगा अपने कि अब रहबर कमेटी का क्या बनेगा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कहाँ पर खड़ी है, और हुकूमत के लिए ऑपोजिशन की APC क्या अब भी दर्द सर है? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। शौकत बसर साहब, कायरा साहब ने काफ़ी सारे सवालात आपकी तरफ छोड़े थे, कुछ सवालात मैंने भी आपसे किए थे, मुख्तसर ज़रा उसका भी जवाब दे दीजिएगा, NRO के मामले को लेकर जो आपने उसको डिफ़ाइन किया था। अच्छा, और दूसरा ये कि अब अपोजिशन का जो रवैया है वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ और है, पार्लियामेंट के बाहर कुछ और नज़र आ रहा है। हुकूमत के लिए अब भी ये मामला दर्द सर है? मसर साहब आप सुन सकते हैं? राइट। कायरा साहब, ऑपोजिशन का जो रवैया है ये किस जानिब इशारे कर रहा है? और पार्लियामेंट के अंदर बिल बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर आकर ऑपोजिशन फिर वही हुकूमत गिराने की बातें, हुकूमत के खिलाफ बातें, हुकूमत चोर है और अब हुकूमत को हम NRO नहीं देंगे, इस तरह के बयानात सामने आते हैं। तो ये जो डुअल इस वक्त हुकूमत का, ऑपोजिशन का जो रवैया चल रहा है, ये कितना ऑपोजिशन के अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है? देखिए साहब, आपने जो कहा है ना कि अपोजिशन का बाहर आकर रवैया और हो जाता है, साहब हमेशा अपोजिशन ने मुस्बत जो काम असेंबली में आते हैं उनका हमेशा साथ दिया है। अगर इस बिल पर अपोजिशन इनका साथ ना देती तो फिर आप ही लोगों ने कहना था कि देखें आज ये जो है कौम को इसकी जरूरत है, अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम रहेगा या दूसरे ममालिक जो हमारे हमसाय ममालिक हमारे ऊपर
बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, तो उसकी बिना पर आपने जरूर तनकीद भी करनी थी। और मैं समझता हूँ अपोजिशन हमेशा चले अच्छा, हम तनकीद नहीं करते, आपके अपने इस वक्त जो बड़े इत्तेहादी हैं अपोजिशन के, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जो मुंतजमीन हैं, वो तो उंगलियां उठा रहे हैं इस पर। अपोजिशन में जवाद साहब हमेशा हर जमात का एक अपना नुक्ता नजर होता है। हमारी बड़ी जमात है, हमारा एक अपना नुक्ता नजर है, हम इक़्तिदार में भी रहे हैं, अपोजिशन में भी हैं, हमें दोनों चीजों का पता है कि हमने किस तो कायरा साहब, जब सबके अलग अलग नुक्ता नजर रहेंगे तो फिर इत्तेहाद का क्या बनेगा? वो इत्तेहाद आगे कैसे चलेगा? देखिए अपोजिशन के हमेशा हर एक का, हाँ, एक नुक्ते पर हम सब इकट्ठे हैं, वो है कि वो ये कि हुकूमत गिरा दो, चाहिए, इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए। चले, इसका भी जवाब दे दीजिए कायरा साहब, इसका भी जवाब दे दीजिए। हुकूमत को जाना चाहिए, बिल्कुल आप ठीक है, कैसे जाना चाहिए? कोई प्लान है अपोजिशन के पास? देखिए पहली बात यह कि हमारे पास तो नंबर्स नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उतने नंबर्स नहीं है, लेकिन तमाम सियासी जमातें अगर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला इसको कोई नहीं रोक सकेगा कि इमरान खान साहब को घर जाना पड़ेगा। देखिए अगर ये लॉन्ग मार्च करते रहे हैं, अवामी प्रेशर बिल्ड करते रहे ना, आज पूरी कौम जो है वो चाह रही है कि अपोजिशन जमातें जो है वो बाहर निकले। हाँ, अगर कोविड-19 ना होता तो आज शायद अपोजिशन की जमातें अवाम के हाथों मजबूर होकर जो है लॉन्ग मार्च करने पर भी मजबूर हो जाती, धरने देने पर भी मजबूर हो जाती, क्योंकि अवाम तंग है। आज देखें ना, चीनी कितनी महंगी मिल रही है, आटा आज देखें, आज हमारी मंडियों में आटा नहीं मिल रहा, जो कि सीजन अभी चंद दिन पहले सीजन खत्म हुआ है और आज हम आटे के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं। तो मेरे भाई इन बातों को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि जब भी अपोजिशन ने तहरीक चलाई तो अवामी सैलाब के सामने ये गवर्नमेंट ठहर नहीं सकेगी, और इनके इत्तेहादी जो है उनका भी बोझ है इनके ऊपर, वो भी किसी वजह से इनका साथ दे रहे हैं। हर एक दिन उन्होंने भी आवाम से मजबूर होकर इस गवर्नमेंट का साथ छोड़ना, जब उन्होंने छोड़ना है तो इस गवर्नमेंट ने खुद खुद ही गिर जाना। मैं समझता हूँ कि इसको अपोजिशन को भी शायद जरूरत ना पड़े कि इस गवर्नमेंट तो फिर अपोजिशन इतनी मेहनत कर रही है। अली गौर बलोच साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, कायरा साहब तो ये कह रहे हैं। और दूसरा ये कि जब सब जमातों के अलग अलग नुक्ता नजर रहेंगे तो फिर उस इत्तेहाद का क्या बनेगा, जो इत्तेहाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रही है? गुजारिश ये है कि ऑपोजिशन जो है वो अलग अलग सियासी पार्टी है, इन्होंने अलग अलग मैनिफेस्टोज पर इलेक्शन लड़े हैं, और ऑपोजिशन जो है वो इस पॉइंट पर इकट्ठी है कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसको कौन सा ऐसा जमहूरी तरीका अपनाया जाए कि जिससे ये अपने घर चले जाए। अगर तो ये हुकूमत इस वक्त डिलीवर कर रही होती, महंगाई में कमी लेकर आती, डेवलपमेंट के काम स्टार्ट हो जाते और मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाता। आप देखें कि इनको तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में मिला था, एक जिसमें कि आपने देखा अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी थी, बिजली का दौरान हल हो चुका था, आपको पता है दहशत गर्दी का क्राइसिस था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और आज ये देख लें कि आज जो सूरत हाल है तो इसमें पाकिस्तान किस मैच पर पहुंच चुका है। ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज जो हैं वो अनकरीब आपको पता है कि एपीसी बुला रही है बिल्कुल, और एपीसी बुलाने के बाद उसमें तरीक़ाकार भी वज़ा किया जाएगा कि आया हम सड़कों पर आते हैं, आया हम असेंबली के बतौर मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या प्लान है हुकूमत गिराने का? देखें, यही चीजें डिस्कस करने के लिए तो एपीसी हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी तरीका होगा वो जमहूरी तरीका होगा। किसी गैर जमहूरी तरीके के साथ हम इस गैर जमहूरी हुकूमत को नहीं हटाएंगे। अच्छा, गैर जमहूरी हुकूमत को इंशाल्लाह जमहूरी तरीका के साथ हटाएंगे। और आज अच्छा सर, पीएमएलएन अपना क्या रवैया एपीसी में रखेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर का? देखिए, जो मुस्लिम लीग नून है वो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत शहबाज शरीफ साहब उसके सदर हैं, और वही पॉलिसी चलती है जो मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है। और मियां शहबाज शरीफ साहब भी उसी मिशन को लेके चल रहे हैं, और पूरी जमात उस मिशन को लेके चल रही है जो मियां नवाज शरीफ साहब का मिशन है। और वो ये है कि आपको पता है
कि ये हुकूमत, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिरने नहीं दूंगा, इसलिए कि ये जो रवायत है असम्बलियां तोड़ने वाली ये खत्म होनी चाहिए। लेकिन जमहूरी तरीकों के साथ अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एक वजीर आजम को घर भिजवाने में बहुत बड़ा हाथ रहा था मियां नवाज शरीफ साहब का, कुछ बयानात भी थे तो सबके सामने आए थे कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना चाहिए यूसुफ गिलानी साहब को घर जाना। जितनी भी साबका हुकूमतें, आप मुझे बताएं, मां सवाए कि ये ट्रेंड शुरू हुआ है जब ये काफ लीग की गवर्नमेंट थी, उसके बाद एक टेन्योर पीपल्स पार्टी ने पूरा किया, एक नवाज शरीफ साहब ने पूरा किया, उससे पहले तो 58(2)B की शिफ्ट थी। ये वही चीजें हैं ना कि जो आपको पता है कि ऐसी ताकतें जो मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती, यही तो हमारी बात किस्मती है कि आप देखें कि जब से ये हुकूमतें बनी है या वो मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता हुकूमतें या बराह रास्त माशाअल्लाह। बिल्कुल आपका पॉइंट है, बहस का रुख जरा तब्दील हो रहा है। बसरा साहब है हमारे साथ या मैं ब्रेक पर जाऊं? बसरा साहब बहुत सारे सवाल आपकी तरफ आ गए जो पहले भी कुछ हमने भी एनआरओ के हवाले से छोड़े थे, कायरा साहब ने भी, अब अली गौहर बलूच साहब की जानिब से भी। क्या कहेंगे? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का मौक़िफ़ कुछ भी हो, लेकिन एक मौके पर ऑपोजिशन की तमाम जमातें एक तुक्ते पर एक है, वो ये है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। यार जवाब, ये दोनों पार्टियां बढ़िया मखौली पार्टियां, ये जैसे कहते हैं ना मजाक बहुत करते हैं। ये अंदाजा करें कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये 2 साल तो हो गए हैं, रोज हमें ये गिरा के सोते हैं। 6 महीने पहले आपको याद नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब को इन्होंने मिलते तरले करके हमारे पास कारकुन नहीं है, ख्वाजा आसफ साहब ने कहा हमारे तो बर्गर हैं, वो करेले कीमा खाते हैं। महीना हो गया मियाँ साहब अस्पताल में, उनको मिलने कोई नहीं आता। पीपल्स पार्टी मेरी अपनी जमात रही है, उनके पल्ले है ही कुछ नहीं है। कायरा साहब मेरी बात का गुस्सा ना करें, इनको कहें कि 6 महीने पहले आपको याद है क्या कहा था इन्होंने? सर आप ऑपोजिशन को कुछ ज्यादा ही हल्का ले रहे हैं बसरा साहब। देखिए बसरा साहब कुछ ज्यादा ही हल्का ले रहे हैं। अगर ऑपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हो जाती है एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, हुकूमत के लिए मुश्किल। ये इसी तरह के बड़े बड़े बोल साबिक हुकूमत भी बोलती थी, हम आपको एक शेरवानी का बटन भी देंगे, आप कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले। अब आप भी यही कह रहे हैं कि आप पिद्दी का शोरबा। डोंट टेक देम सीरियस। अच्छा, ये जो जितनी अपोजिशन है ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इनके मौजूद ये वो होम्योपैथिक अपोजिशन है या जिसका फायदा ना नुकसान है। ये तो देखिए अगर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस साहब आप इजाजत दें तो मैं ब्रेक पर जाता हूं, फिर उसके बाद में मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएंगे और अपोजिशन के लिए, अपोजिशन के रहनुमाओं के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं, वो ये कि एपीसी अब खड़ी कहाँ है। मौलाना असद ने मुझे कहा कि अब सोच रहा हूं कि रहबर कमेटी का क्या बनेगा। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक। अली गौहर बलूच साहब, ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब कहाँ खड़ी है? ऑपोजिशन की जो एपीसी है, इसके अहम तरीन मुंतज़मीन JUIF, वो अब ये सोच रहे हैं कि अब रहबर कमेटी का क्या बनेगा। देखें, JUIF हमारी ऑपोजिशन की पार्टी है, तो जहां तक मैं शौकत बसरा साहब की बात सुन रहा था तो उनकी बातों को सीरियस ना लिया करें। ये तो वो है जिनकी वीडियोज हैं, कल तक ये जरदारी साहब के सामने भगने डालते थे, वीडियोज हैं बकायदा, प्रैक्टिकली भंगड़े डालते थे, और आज इमरान खान के आगे भंगड़े डाल रहे हैं। और कल को इन्होंने पता नहीं दिल पे ले जाते हैं। तीसरी फिर को बरसरदार पार्टी देखेंगे जिसमें ये महमूद साहब की बातों को सीरियस लेना चाहिए। इनकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार वाली पार्टी है और हर इक़्तिदार वाली पार्टी के आगे अपना ज़मीर रख के भंगड़े डालने के लिए तैयार है। अली गौहर बलूच साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ठीक है। बसरा साहब ने जो फरमाया वो अपनी तरफ, लेकिन मौलाना असद महमूद साहब का जो आज का मौक़िफ़ है उसको सीरियस लेना चाहिए। आपके नारे देखें, कल तक जरदारी जिंदाबाद, अब लोग गुना करें करो आने वाले टाइम में ये बताएं फिर तो देखें। अच्छा मेरे पास बहुत कम है, लेकिन कायरा साहब आप पॉइंट दीजिए प्लीज। जो मौके उठाया असद महमूद साहब ने, आज जो सवाल उठाया कि मैं सोच रहा हूँ कहाँ खड़ी है रहबर कमेटी, ऑपोजिशन एक पॉइंट पर, एक नुक्ते पर ईद के बाद आ सकेगी। के ऊपर ये लोटा बनना आपको देर नहीं देता, निकलेंगे साहब, ठीक है ना? सब निकलेंगे बाहर। ये बात सुने, लूटा हुआ माल वापस करेंगे तो बाहर निकलेंगे भाई। आप बाहर कब निकलेंगे, डेट बताएं। हर ऑपोजिशन बाहर कब निकलेंगे? आपने पाबंदे
सलासल किया। अली गौर बलोच साहब, शौकत बसरा साहब, आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 बोलेंगे तो फिर अच्छी डिबेट भी हो सकेगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मरियम नवाज के जलसे की मार है आपकी, बाहर कब निकलेंगे बलोच साहब? पूरी मरियम नवाज के जलसे की मार है। तो करे ना जलसा सर, छोड़े एपीसी को एक जलसा ही कर दे। चंद लोटों को इकट्ठा करके उस हुकूमत को निकलेंगे ये बता के आज मैच पीछे हो जाए, आप मुंह के बल गिर पड़ेगी। आप बाहर कब निकलेंगे? तो बसरा साहब वो नैब के मामले पर तो अली गौर साहब नैब के मामले पर तो हुकूमत बैठना चाह रही थी, आपने नैब को पीछे नहीं करने दिया। नारे लगाते थे, उनको हाल बाहर कब निकलेंगे? साहब, आप दोनों मेहमानों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 बात करेंगे तो फिर डिबेट अच्छी हो जाएगी। जब मैं आपको लोटा कहता हूँ, अली गौहर बलोच साहब, शौकत बसरा साहब, नदीम असगर कायरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने नेशन का इत्तेहाद अब भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।